सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर 1, 2, 3 को ही देखते हुए 4 और 5 तक आएँ। तो आज लेक्चर 5 में हम लोग एक ऑपरेटर्स की ही कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। आज हम लोग स्कैनफ का, ठीक है, स्कैनफ फंक्शन। लास्ट क्लास में आपने प्रिंटफ का यूज़ किया था, अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं स्कैनफ फंक्शन की। स्कैनफ फंक्शन बेसिकली ये मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत परेशानी होती थी, शुरुआत में समझ ही नहीं आता था कि स्कैनफ फंक्शन का काम क्या है। तो स्कैनफ फंक्शन का काम ये है कि वैल्यू को रीड करना, मतलब अगर मैं सीधा कहूँ तो यूज फॉर रीडिंग अ वैल्यू, रीडिंग अ वैल्यू थ्रू द कीबोर्ड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप अभी तक आप क्या करते आए हैं, 2 नंबर अगर आपको जोड़ना है तो आप ऐसे करते आए हैं, INTA। अगर मैं इसको शुरू से कहूँ तो आपने मेन लिखा होगा, हेडर फाइल ऊपर होगी, मैं मान चल रहा हूँ कितना आपको आ गया है। उसके बाद आपने A लिया, B लिया और C लिया। A को आपने दिया मान लीजिए A में 10 और B में आपने दिया मान लीजिए 20 और C इज इक्वल टू हो गया A प्लस B। और फिर आपने इसको प्रिंट कर दिया printf /n सम इज इक्वल टू %d कामा C की वैल्यू, ठीक है, और आपने कर दिया रिटर्न 0। ये कुछ पहले की नोट्स है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ जी। ओके, तो ये एक छोटा सा है, यहाँ पे A, B और C 3 वेरिएबल्स हैं। A 10 है, B 20 है, C इक्वल टू A प्लस B और सम है आपका C। तो यहाँ पे टेक्निकली हुआ क्या है कि आप A की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और B की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, और प्रोग्राम को जितनी बार भी आप रन कराएंगे आपको पता है कि आउटपुट क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोग्रामिंग हमें कोई दूसरी वैल्यू चाहिए तो हमें इसकी वैल्यू को यहाँ पर जाकर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब यूजर प्रोग्राम रन कराए तो उससे पूछा जाए कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, और जो वैल्यू चाहिए हम उसको दें, अकॉर्डिंगली हमारा काम हो। तो अब इसके लिए इस्तेमाल क्या होता है हमारा स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। अब स्कैनफ फंक्शन में टेक्निकली होता क्या है, तो स्कैनफ फंक्शन का आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स अब तक आप अवेयर हो चुके हैं। सिंटैक्स मतलब था लिखने का तरीका। तो सिंटैक्स मतलब होता है स्कैनफ, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कामा, ये कई भी हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ चाहें तो डॉट लगा दीजिए, कामा एंड ऑफ वेरिएबल 1 भी हो सकता है, वेरिएबल 2 भी हो सकता है, और जितने भी वेरिएबल आपको ज़रूरत हो वहाँ ये सब हो सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं अनआंसर्ड छोड़ूंगा, ये एंड का काम क्या है। एंड का बहुत ही मीनिंगफुल काम है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इस पर डिस्कस करूँगा तो आपको दिक्कत होगी। ये पॉइंटर से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप समझिए कि एंड यहाँ पे सिंटैक्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से थे, %C किसके लिए था, कैरेक्टर के लिए, %D इंटीजर के लिए, %F फ्लोट के लिए, %LF डबल के लिए। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ और आप याद रखिए, जैसे अब यहाँ पे आएंगे तो एक चीज़ और आपको मिलेगा, %S ये किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। %O किसके लिए होता है, ऑक्टल के लिए। एंड %U किसके लिए होता है, अनसाइंड इंटीजर, पॉइंटर के केस में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। और एक होता है %X, ये है आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो %C हम लोग कल क्लास में पढ़ लिए थे, %D ये भी पढ़ लिए थे, %F भी पढ़ लिए थे, LF भी पढ़ लिए थे। %S, %O, %U, %X की कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो ये होता है स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसको प्रॉपरली समझना चाहिए। अब आइए हम लोग इसको लाइव एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, INTA, B और C। देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि मान लीजिए A को आपने 10 लिया, B को आपने 20 लिया, और फिर आपने कहा प्रिंट F सम इज इक्वल टू, आपने कहा कि
यहाँ पे आप कर लीजिए C इक्वल टू A+B, और यहाँ पे आप चाहे तो C को प्रिंट करा दीजिए और ये रन करा दिया आपने, सम 30 आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी बार भी रन कराएंगे आप देख सकते हैं कि बार बार वैल्यू सम ही 30 ही आएगी, ठीक है। तब क्या करें, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, स्कैनफ फंक्शन की। अभी सिंटैक्स आपने देखा, तो कैसे लिखेंगे स्कैनफ, किस तरह की वैल्यू रीड करनी है। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू रीड करनी है उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो %d इंटीजर के लिए लगता है, कामा, वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ए के अंदर। फिर आपने कहा स्कैनफ दूसरी वैल्यू के लिए कहाँ पे जाएगी, आपने कहा बी के अंदर, और फिर आप इसे रन कराएंगे। तो हमने दिया 10, 20, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, सम इक्वल टू 30। तो आप देख सकते हैं कि 10, 20 और सम आ गया आपका 30। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है प्रोग्राम में। लेकिन मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में अभी भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है इस प्रोग्राम में? दिक्कत ये है कि अगर ये प्रोग्राम, जैसे हमेशा मान के आप चलिए कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर कि ये प्रोग्राम हम अपने लिए नहीं बनाते हैं, प्रोग्राम हम बनाते हैं यूजर्स के लिए। मान लीजिए कोई और आदमी आपका प्रोग्राम रन करा रहा है, उसको क्या पता कि यहाँ पर क्या देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया क्या, धनंजय। अब लीजिए भाई, धनंजय के हिसाब से कुछ गार्बेज आउटपुट आ गया, क्योंकि धनंजय इनपुट था ही नहीं, है कि नहीं। तब आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे कि अब आपको यहाँ पर जनरली, खास तौर से जब आप लोकल मशीन पे प्रोग्राम बनाते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे ज़्यादातर हम प्रिंटफ अवॉइड करते हैं, याद रखिए। लेकिन लोकल मशीन पे बेहतर होता है कि हम यहाँ पे मैसेज दें। जैसे हमने कहा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, अब ये हो गया पहला मैसेज। फिर यहाँ पर भी मैसेज दें कि प्रिंटफ एंटर सेकेंड वैल्यू। अकॉर्डिंगली आपने जब दोनों वैल्यू को रीड कर लिया, तो अब इसे आप जरा रन कराएं। पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू 20, सम इक्वल टू 30। आप देख सकते हैं कि अब आपका ये प्रॉपर मैसेज आ रहा है ना। पहली दूसरी जो भी आपने वैल्यू दिया, अकॉर्डिंगली आपका सम हो जा रहा है। तो जिस तरह की वैल्यू भी आप देंगे, उस तरीके की वैल्यू आपको आप रीड कर सकते हैं, ठीक। उस तरीके की, मतलब जैसी मैसेज आपने दे दी, अकॉर्डिंगली वैल्यू आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा इंटरेक्टिव प्रोग्राम को बनाना है, तो स्कैनफ से पहले एक प्रिंटफ आप लगा दीजिए। अब बात करते हैं, 2-3 हम लोगों ने और पढ़े थे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 2-3 जो मॉडिफायर्स हम लोगों ने और पढ़े थे, एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से थे, सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम लोगों ने और पढ़े थे। मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, हम लोगों ने पढ़ा था %s, अभी यूज नहीं करेंगे, %o एंड %x। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा होगा कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं। मान लीजिए कि अगर कोई आपको प्रोग्राम दे कि भाई ऐसा करो, रीड इंटीजर एंड प्रिंट इट्स ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, है ना। मान लीजिए कोई आपको ऐसा प्रोग्राम दे, तो आप क्या करेंगे कि आपको भाई एक इंटीजर वैल्यू ले लो और उसका हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इक्विवेलेंट प्रिंट कर दो। तब आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, सी आपके लिए इसकी फैसिलिटी देता है आपको। आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आप कहिए कि एंटर इंटीजर वैल्यू, आपने रीड कर लिया। रीड करने के बाद ये प्रॉपर आप यहाँ पर इसको रीड कर लीजिए, %d कामा एड्रेस ऑफ, आपने नंबर को दे दिया। और अब आपने कहा कि /n, अब देखो ऑक्टल वैल्यू इज इक्वल टू %o, कुछ नहीं करना, बस आपको %o कर दो और यहाँ पे प्रिंट करा दो किसको, तो नंबर का ऑक्टल फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट चाहिए, तो हमने कहा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, वैल्यू की जगह इक्विवेलेंट प्रिंट कराइए, ये ज़्यादा सही शब्द है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट, और यहाँ पर %x और यहाँ पे नंबर को आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसे रन कराया, हमने दिया मान लीजिए कि 120, तो 120 का ऑक्टल इक्विवेलेंट आया है 170, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आया है 78। अगर मैंने दिया होता मान लीजिए 12, तो आपको पता है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट इसका होगा 14 और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा C। जिन लोगों को भी आपको पता है कि इंटीजर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका आपको अंदाजा होगा। और अगर आपको नहीं पता तो पहले आपको जाकर वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और स्कैनफ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।